जी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कन्नड़ा वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 अयाना माने, जिसको हमने पार्ट 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था और आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं 4, 5, 6 इसके लास्ट के 3 पार्ट्स। तो ये सीज़न 1 है, तो सीज़न 2 में बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है, जो मैं आप सबके लिए फिर से लेके आऊँगी। तो चलते हैं इस सीज़न 1 के लास्ट एपिसोड की तरफ, जहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 4 को। पर शुरू करने से पहले मैं आप सबसे हर बार की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप सबके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ एंड मूवी ला सकूँ। तो चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। 4 की शुरुआत में हम बिंदु मालिनी को देख पाते हैं, जो दुष्यंत के घर से चोरी छुपे भागने वाली होती है। पर दुष्यंत उसको पकड़ लेता है, जहाँ पर बिंदु मालिनी उसको अपने लाइफ की बैक स्टोरी बताती है कि वो बहुत ही अमीर खानदान से बिलोंग करती हैं। उसके जो पिताजी हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, पर हालांकि किस टाइम की वजह से उनका बिजनेस में लॉस होने की वजह से वो काफ़ी लॉस में जा चुके थे। अब उसी बीच में उनका एक दोस्त आता है, जो उनके बिजनेस को परचेस करने के बारे में बात करता है। पर उनका एक शर्त था कि उसकी बेटी बिंदु मालिनी से वो शादी करेगा। अब बिंदु मालिनी हालांकि बहुत कम एज की थी, 22-21 की एज की होंगी, और वह जो आदमी था, जो उसके पिताजी का दोस्त था, वो 50-55 का होगा, जिसके वजह से बिंदु मालिनी से शादी नहीं करना चाहती थी। और उसके पिताजी पैसों के लोभ में आकर अपनी बेटी को शादी कराने के लिए एग्री कर लाते हैं। अब बिंदु मालिनी अपने कैरियर को बनाने के लिए और इस शादी से बचने के लिए घर से भागती है और सबको झूठा अपना नाम बताती है। यहाँ पे हम इन दोनों के बीच बातचीत होते हुए देख पाते हैं कि इन दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर प्यार हो चुका था। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पे जो बिंदु मालिनी जिसके घर पे थी, वहाँ पे बिंदु मालिनी के पिताजी आते हैं उसको लेने के लिए, जहाँ पे दुष्यंत उनको रोकता है और ये कहता है कि वो बिंदु मालिनी से प्यार करता है और वो उससे शादी भी करेगा। और इसीलिए दुष्यंत और बिंदु मालिनी का यहाँ पे शादी हो जाता है। अब यहाँ पे बिंदु और दुष्यंत की शादी हो जाती है, पर शादी के बाद बिंदु उसको ये कहती है कि जब तक मैं अपने ड्रीम को अचीव ना कर लूँ तब तक हम लोग फिजिकल नहीं होंगे। तो यहाँ पे दुष्यंत उसकी बात को मान लेता है और वो लोग ऐसा हस्बैंड वाइफ रहते तो हैं, पर कभी फिजिकल टच नहीं करते एक दूसरे को। बट एक दिन यहाँ पे बिंदु जो थी उसको अस्थमा था। एक दिन घर में उसको अस्थमा का अटैक आता है, पर घर में इन्हेलर होता ही नहीं है। दुष्यंत भाग के जब गाड़ी के पास जाता है इन्हेलर लेके आने के लिए, तो उसी वक्त यहाँ पे जो उसकी वाइफ थी बिंदु, उसकी मौत हो चुकी थी। अब इसी की वजह से दुष्यंत की जो पहली वाइफ थी वो इस तरह से मरी थी। मतलब पहले से इस घर में 3 बहुएं मर चुकी है, जिसको सुनने के बाद जो नई बहू थी उसको भी डर लगने लग गया था कि कहीं अब उसका नंबर तो नहीं है, क्योंकि पहले की जो 3 बहू थी वो किसी न किसी रीज़न की वजह से मर चुकी थी और वो बहुत कम एज में मरी थी, जिसको लेके यहाँ पे नई बहू के मन में डरना भी स्वाभाविक होता है। अजय इतना ज़्यादा डर जाती है कि वो अपने सास से बात करके घर के जो पंडित हैं उनको घर पे बुलाती है और कौंडाय देव से ये पूछवाती है कि अब क्या घर में आगे और भी अनहोनी होनी बाकी है। जहाँ पे जब पंडित जी जो देवता से उनसे पूछते हैं, तो उसी वक्त देवता के सर से एक फूल नीचे गिरता है। मतलब इस घर में आगे और भी मौत होने वाली थी। अब इस चीज़ को देख के जाजी बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब जब पंडित जी घर से जा रहे होते तो जाजी उनसे पूछने लग जाती है कि कौंडाय देव तो प्रभु हैं और हम उनकी इतनी भक्ति करते हैं, तो फिर वो हम लोग को क्यों मार रहे हैं। तो जहाँ जो पंडित जी होते हैं वो ये बताते हैं कि भगवान तो कभी किसी का हामी नहीं पहुँचाते हैं, अपने भक्त के हमेशा साथ रहते हैं। हालांकि इस घर में भूत है। मतलब जब पहले इस घर में जो आदमी लोग रहते थे, 6 फैमिली के रहते मेंबर, वो सबके सब कुएं में कूद के अपनी जान दे दिए थे, जिसके वजह से ये सारी हरकतें इस घर के भूतें कर रही हैं कि ऑलरेडी घर में 4 खून हो चुका है, बाकी और 2 का मौत होना बाकी है। यहाँ पे पंडित जी एक सजेशन देते हैं कि जो जाजी होती है और उसका हस्बैंड दोनों को बाहर घूमने के लिए सजेशन देते हैं, एक पास के जो मंदिर होते हैं वहाँ पे दर्शन के लिए, जहाँ पे जाजी और उसका हस्बैंड दोनों निकलते हैं घूमने के लिए। रास्ते में उसके हस्बैंड के पास कैश नहीं था, तो वो बैंक में जाता है कैश लेने के लिए। उसी वक्त जाजी के पास कुछ दोस्त आते हैं, जहाँ पे उसको ये कहते हैं कि उसका हस्बैंड को अब हनीमून के लिए आउट ऑफ इंडिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है। और बातों ही बातों में उसको ये पता चलता है कि बिंदु का एक लाइफ इंश्योरेंस बना था, जिसके बिंदु की मौत के बाद यहाँ पे उसको पैसा मिला है, जो कि 76,000 है। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे जो जाजी थी उसके मन में हल्का सा डाउट आता है। अब यहाँ पे उन 2 दोस्त मिलके ये भी बात करते हैं कि कहीं इसी इंश्योरेंस के पैसे के लिए यहाँ पे जाजी का जो हस्बैंड है वो अपनी पहली बीवी को मार तो नहीं दिया। अब ये सुनने के बाद बेचारी जाजी, जिसको आए हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुआ है, और उसके मन में और भी ज़्यादा डर बैठ जाता है। बीच में जब चाची बैठी होती है कार के अंदर, तो दुष्यंत उसके पास आता है और उसको ये कहता है कि मैंने आज ही तुम्हारे नाम का एक कंपनी की तरफ से 60,000 का LIC लिया है। जिसको सुनने के बाद चाची और ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि पहले से तो उसके मन में डर था ही। अब उसको ये लगता है कि इस 60,000 के लिए कहीं फिर से ये लोग मुझे मार ना दे।
अब इस बात में फिर वो लोग कैसे भी कन्विंस करके यहाँ पे जाजी से सिग्नेचर करवा लेते हैं। अब यहाँ पे जाजी की जो सास थी वो दुष्यंत के बारे में उसको बताती है कि तुम जैसा सोच रही हो दुष्यंत बिल्कुल वैसा इंसान नहीं है, वो काफ़ी अच्छा और सरल इंसान है। यहाँ पे वो ये भी कहती है कि दुष्यंत तो दूसरी शादी करना चाहता भी नहीं था, वो तो उसको उसकी माँ ने फोर्स किया था, जिसकी वजह से वो शादी के लिए तैयार हुआ था। जाजी जैसे भी कन्विंस होती है और वो जाती है अपने जेठ के कमरे में उनको खाना देने के लिए, मतलब रमेश के कमरे में। तो जाजी वहाँ पे जाके देखती कि रमेश जो है उनके चेहरे मतलब मुंह से झाग निकल रहा था वाइट कलर का, जैसे किसी चीज़ का उनको ओवरडोज दिया गया है। एंड सेकेंड थिंग वो मर चुके थे। अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद घर में फिर से एक मातम का माहौल छा जाता है। उसके बाद घर वाले शाम होते ही रमेश को फिर से ज़मीन में दफना देते हैं और घर में जो कंडा देव की पूजा थी वो कंप्लीट करते हैं। बट इसी बीच में यहाँ पे जाजी पुलिस वालों को सारी बातें बता देती है, जिसकी वजह से पुलिस वाले आके रमेश की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाते हैं। जहाँ पे रमेश मतलब जो जाजी थी वो अपने ससुराल वालों को ये रिवील करती है कि उसको ये देख के लगा था रमेश को कि किसने जहर दिया है, और साथ ही साथ वो उस घर के नौकर के बारे में भी बताती है कि लास्ट नाइट मैंने रमेश भैया को उनके नौकर को एक्स्ट्रा कुछ दवाई खिलाते हुए देखा था। मे भी हो सकता है रमेश भैया की उसी की वजह से मौत हुई होगी। जहाँ पे वो जो घर का नौकर होता है वो ये एक्सप्लेन करता है कि लास्ट नाइट जब रमेश भैया अपने कमरे में थे तो उनकी बहन के कमरे से उनको आवाज़ आती है। जब उठ के जाके चेक करते हैं तो उनकी बहन और उनका घर का ड्राइवर दोनों खड़े होकर दरवाजे के पास बात कर रहे होते हैं। तो रमेश भैया को गलतफहमी हो जाती है कि उनकी बहन का रिश्ता कहीं गलत संबंध उसके ड्राइवर के साथ ना हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और उसी वक्त घर का वही नौकर आके रमेश भैया को संभालता है और ये बताता है कि उनकी बहन किसी और से प्यार करती है और वो प्यार में उसके साथ फिजिकल हो चुकी थी, जिसके वजह से वो बिना शादी के माँ बन चुकी है। अब वो ड्राइवर को इसलिए बुलाई थी ताकि बच्चा गिराने वाला दवाई मंगा सके। अब इस चीज़ को सुन के रमेश भैया और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और यहाँ पे वो नौकर नोटिस करता है कि भैया को दिन भर में उनका दवाई का 4 डोज लेना होता है, बट भैया सिर्फ 1 डोज लिए थे, तो वो ज़बरदस्ती उनको 3 डोज दिला के और सुला देता है। अब यहाँ पे जाने के बाद जाजी को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है और वो यहाँ पे सबसे माफ़ी मांगती है और पुलिस को फ़ोन करके जो उसका दोस्त था वो लाश को दोबारा घर मंगवाती है। अब इसी बीच में जो पुलिस वाले थे वो लाके लाश दे जाते हैं, बट यहाँ पे जो उनका दोस्त था वो जाजी को ये बताता है कि पोस्टमार्टम तो पहले ही हो चुका था और वो ये भी रिवील करता है कि तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। यहाँ पे रमेश भैया की जो मौत थी वो जहर खाने की वजह से हुई थी, मतलब जहर का ओवरडोज उनको दिया गया था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। अब वो जहर क्या था वो तो कल सुबह रिपोर्ट आने के बाद मैं तुमको बता दूंगा। वक्त था तो चाची किचन में जाती है तो किचन में उसको एक टाइप का सब्जी दिखता है जिसका नाम गौरी गट्टा होता है। अब जैसे कि चाची उस सब्जी को हाथ लगाती है तो घर की नौकरानी तुरंत आके उसको हाथ धोने के लिए कहती है और ये रिवील करती है कि गौरी गट्टा एक जहरीला फल है। हालांकि इसको पीने से हल्का सा चुटकी भर इसको पीस कर सुखा कर इसके पाउडर को चाय के साथ अगर थोड़ा सा एक चुटकी दिया जाए तो ठंडा जुकाम ये ठीक हो जाता है, पर अगर एक चुटकी से ज़्यादा होता है तो ये जहरीला भी हो सकता है और इसको पीने से इंसान मर भी सकता है। और इसी बीच में फिर से चाची को वो पुलिस वाला फ़ोन करता है जो कि रिपोर्ट के बारे में बताता है और ये रिवील करता है कि गौरी गट्टा नाम का एक फल है जो जहरीला चीज़ थे कि यहाँ पे रमेश भैया को मारा गया था। सिर्फ रमेश भैया को नहीं, उनकी पहले की 2 वाइफ के भी यही रिपोर्ट लिखे गए हैं। अब इसको सुनने के बाद चाची जो चाय पी रही थी उसी वक्त वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है और वहाँ पे पुलिस भी आती है क्योंकि यहाँ पे चाची कॉल पे बता दी थी कि शायद मैं भी मरने वाली हूँ, क्योंकि उसको एहसास हो चुका था। अब वहाँ पे वो चीज़ वो रिवील करती है जब वहाँ पे डॉक्टर आते हैं और इंजेक्शन देके जो जाजी थी उसको ठीक करते हैं तो यहाँ पे पुलिस वालों को लगता है कि वो नौकरानी जो थी उसी ने यहाँ पे जाजी को ख़त्म करने की कोशिश किया था, क्योंकि नौकरानी भागते हुए जा रही थी मतलब पेड़ों की तरफ, बाड़ी की तरफ। अब यहाँ पे जाजी जब होश में आती है तो यहाँ पे पुलिस वालों को ये कहती है कि एक्चुअल में वो नौकरानी की वजह से ही जिंदा हुई है, क्योंकि जब यहाँ पे जाजी बेहोश हो रही थी उस जहर के असर की वजह से तो उसी वक्त यहाँ पे उसकी नौकरानी कुछ जड़ी बूटियों को पीस कर उसके मुंह में रस डाली थी, जिसकी वजह से उसकी वो जो उल्टी होने की वजह से वो जहर बाहर निकल गया था। अब वो जो डोज था वो कम होने की वजह से उसकी नौकरानी बाड़ी में भाग रही थी ताकि वो और ज़्यादा जड़ी बूटियाँ ला सके। इसको देखने के बाद घर वालों को रिलैक्स फील होता है। अब सब कोई मिल के ये प्लान करते हैं कि मंदिर जाएंगे, बट यहाँ पे जाजी को समझ में आ चुका था कि एक्चुअल में ये सब कुछ कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। और यहाँ पे हमें बैक स्टोरी में एज अ व्यूअर से दिखाया जाता है कि जब जाजी किचन में थी और अपने दोस्त से बात करी थी तो उसके लिए चाय कोई और नहीं उसकी सास बना रही थी और वहीं वो उसके लिए वो जहर जो मतलब पाउडर था वो उसकी चाय में डाल दी थी ताकि यहाँ पर जाजी भी मर जाए। जाजी को ये समझ में आ चुका था जो नागम्मा उनकी सास थी वही ये सब कुछ करती
देती है। तो यहाँ पे घर में सब कोई जब मंदिर जा रहे होते तो नागम्मा मना करती थी कि वो मंदिर नहीं जाने वाली। तो यहाँ पे सारे घर वाले मतलब उसके जाजी के जो ससुर, उनका पति, उनका घर का नौकर और जाजी खुद सब कुछ चारों मिलके मंदिर जाते हैं, पर नागम्मा घर में रहती है। और एज ए व्यूअर्स हम यहाँ पे देख पाते कि जाजी घर में थोड़ा सा फुर्सत पाके पुलिस ऑफिसर अपने उस दोस्त से बात कर रही होती है साइड में। और इसी बीच में हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नागम्मा को हम देख पाते हैं वो घर में वही चेहरे का शीशी ढूंढ रही होती है और अचानक से उनके पीछे जाजी आ जाती है और उसके हाथ में वही चेहरे का शीशी होता है, जहाँ पे वो नागम्मा से सारी बातें पूछती है। और एज अ व्यूअर्स हमें नागम्मा की सच्चाई पता जाती है। नागम्मा जो थी उनको बचपन से ही एक बीमारी था जहाँ पे वो अपने आप को क्वीन समझती थी। इनफैक्ट वो बचपन से ही अपने भाई को ऐसा ट्रीट किया करती थी, खेल में भी, मजाक में भी और सीरियस में भी। हर वक्त वो घर की लीडर मानती थी अपने आप को। पर उसका छोटा भाई एक दिन उसको कहता था कि तुम तो गरीब हो और तुम अगर इतनी ही महारानी हो तो तुम बासी कुसी क्यों खाती हो, जहाँ पे वो अपने छोटे भाई का गला दबा के मारने की कोशिश करती है। और नागम्मा की जो मम्मी थी वो उसको बहुत मारती है। अब नागम्मा इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ को ही जहर दे के ख़त्म कर देती है। मतलब उसकी माँ के मरने के बाद वो घर की लीडर बन जाती है और उनका ये नेचर इतना ज़्यादा उसके ऊपर हावी होता था कि वो अपने ऊपर किसी को समझती ही नहीं थी। वैसे ही जब वो शादी करके इस घर में आती है तो उनको बार बार अपने छोटे भाई का हेलुसिनेशन होता है। एज अ व्यूअर्स हमें ये तो समझ में आता है कि नागम्मा शायद अपने छोटे भाई को भी इसी सब चीज़ों की वजह से शायद पहले मार चुकी हैं। अब नागम्मा जब घर पे आती तो घर में बड़ी बहू आती है। अब वहाँ पे उनका जो बच्चा नहीं होने का केस को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। जब छोटी बहू आई थी मतलब रमेश भैया की जो लुगाई थी पुष्पा जी, अब वो आती हैं तो वहाँ पे जब वो जो कर्णवा देवी की मूर्ति होती है उसको फेंकने के बाद नेक्स्ट डे वो अच्छी लड़की बन जाती है, घर की सारी पूजा पाठ करती है और वो नागम्मा का सच्चाई जान चुकी थी। अब वो ये कहती हैं कि इस घर में मेरा हुक्म मत चलेगा, आपका नहीं। और ये कहते हुए घर के पूजा पाठ सब कुछ अपने ऊपर ले लेती हैं। अब ये सारी चीज़ों को देख के नागम्मा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। एक रात को वो उसको कुएं के पास बुलाती है बात करने के लिए और उसको कहती है कि अगर तुम कूदोगी, मतलब तुम अब तो घर की लीडर बनी गई हो, तो मैं अपने आप को कूद के ख़त्म कर दूंगी। जिसको सुनने के बाद रमेश की जो वाइफ थी वो डर जाती हैं। अब रमेश की वाइफ जैसे ही उनको रोकने के लिए जाती है तो नागम्मा उनको पीछे से धक्का दे देती है, जहाँ पे वो कुएं में गिर के मर जाती है। अब ये सारी चीज़ें घर की बड़ी बहू देख ली थी। अब उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो नागम्मा को जाके तो चाटा खींच के मारती है और उनको ये भी बताती है कि मेरा माँ ना बनने का रीज़न आप ही हैं। जहाँ पे उसको एक दूसरे डॉक्टर से दिखाने के बाद ये पता चला था कि नागम्मा उसको कोई जड़ी बूटियाँ दे रही थी जिसकी वजह से वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद नागम्मा हंसने लग जाती है, जहाँ पे वो छोटी सी बहू जो उनकी थी उनको ये भी रिवील करती है कि चारू जब पुलिस की धमकी देती है तो उसी दिन रात को नागम्मा जाके उसके कमरे में जब वो सो रही होती है उसके ऊपर केरोसिन डाल के उनको आग लगा देती है और इसी वजह से यहाँ पे उनकी दोनों बहुएं ख़त्म हो चुकी थी। अब यहाँ पे जाजी जो थी वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि तुम कौंडिन्य देव के होते हुए ऐसे कैसे कर सकती हो। तो जो नागम्मा थी वो ये कहती है कि भगवान तो कुछ नहीं करते, वो तो चुपचाप बैठे रहते हैं। अब इसी बीच में नागम्मा को जय के मतलब जो उनकी बहू के अंदर कौंडिन्य देव की मूर्ति दिखाई देती, छोटी सी झलक नज़र आती है। जिसको देखने के बाद वो अपना बैलेंस खो देती है और ज़मीन में गिर जाती है, जिसकी वजह से उनके सर में चोट लगने की वजह से वहीं पर ही उनकी मौत हो जाती है। और इससे बीच में ऐसा व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं कि घर में गांव मतलब जो मंदिर से सारे फैमिली वाले आते हैं और इन मतलब यहाँ पे उनके साथ उनकी घर की छोटी बहू भी होती है। मतलब यहाँ पे जो उनकी सास के साथ बात कर रहा था वो कहीं और नहीं, वो उस घर के देवता थे जो यहाँ पे नागम्मा को अपनी कर्मों की सजा देने आए थे। अब इस सीरीज़ में मतलब सीज़न 1 में यहाँ पे उस घर की जो सारी चीज़ें थी अब वो छोटी बहू के हाथ में आ जाता है। मतलब अब उस घर की मालकानी वो बच जाती है। इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे ये वेब सीरीज़ ख़त्म होता है। तो ये था पूरा वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी एंड वेब सीरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।